सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। और नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो अक्सर मुख्तलिफ दिखाई देता है। आज की टॉप स्टोरी पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त नज़ीर लाहौरी साहब कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे, साथ साथ एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ देंगे। उसी के साथ डॉक्टर फिजा खान इस्लामाबाद स्टूडियो से साथ होंगी, अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से साथ होंगे। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि आज की अहम डेवलपमेंट है, मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज सादिक ने तीसरी बार बतौर स्पीकर कौमी असम्बली हलफ उठा लिया है। जबकि अगर डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर का हलफ सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह उठा चुके हैं। असम्बली का माहौल आज भी गर्म नजर आया, जबकि नवाज शरीफ समेत इत्तेहादी जमातों की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। अब वो मनाने की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक सूदमंद साबित होती हैं, क्या कुछ होता है, या फिर जो तहरीक इंसाफ से जो उनकी कुर्बत है वो बरकरार रहती है, या बाक़ियतन कुर्बत है, या फिर एक सियासी मजबूरी है, उस पर भी बात होगी। लेकिन इस वक्त अब ये है कि अली अमीन गंडापुर का बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अहम खिताब हुआ, वो कैसा था उस पर बात होगी। साथ साथ PTI का IMF को खत एक बहुत बड़ा तनाज़ा, जी हाँ, मुल्क दुश्मनी करार दिया जा रहा है। PTI का जो IMF को खत लिखना है उस पर बात होगी। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और इस वक्त सुबुकदोश स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा मुल्की मसाइल का हल बाहमी मुशावरत से तलाश करना है। अरकान की जिम्मेदारी है कि दूसरी जानिब आज कौम को भी इस वक्त कार्रवाई से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने असम्बली में शोर शराबा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नया ऐवान जमहूरियत की मजबूती का निशान होगा और सियासी जमातों के दरमियान जो बदतरीन इख्तलाफात हैं वो कैसे हल होंगे, और फिर जो असम्बली की तमाम तर कार्रवाई है वो किस तरह से फिर आगे बढ़ेगी। लाहौरी साहब से सबसे पहले आगाज़ करते हैं। लाहौरी साहब, अब जो सूरत हाल देख रहे हैं, एक तो सियासी जमातों के आपस में आपसी इख्तलाफात हैं वो सबके सामने और अब असम्बली की कार्रवाई को भी आगे बढ़ना है, सियासी माहौल कैसा देख रहे हैं आप? एक तो ये है कि सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही बनती हैं और उनका काम ही यही होता है कि एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करें और अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक उसकी तफसील बयान करें, उसकी तशरीह करें। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि ऐवान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं या ऐवान के अंदर कोई तनाज़ात हैं, अगर कोई झगड़े हो रहे हैं तो दुनिया भर के ऐवानों में, दुनिया भर के मुंतखब नुमाइंदों के इदारों में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। बात चीज़ें अनोखी हैं जो नहीं होनी चाहिए और बड़े ऐवान भी इन चीज़ों से गुजरे हैं। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान यही है, कौमी असम्बली ही हमारे मुल्क का सबसे मोतबर, सबसे हमारे लिए काबिल एहतराम एक इदारा है, इसको तौकीर दी जानी चाहिए। लेकिन दुनिया के जो बड़े दीगर ममालिक के हैं जहाँ जमहूरियत ने जन्म लिया, बरतानिया में, वहाँ भी पार्लियामेंट में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, इसी तरह की गुफ्तगू भी होती है, इसी तरह के तनाज़ात भी होती हैं, इसी तरह के झगड़े भी होते हैं। और अमेरिका में भी, जहाँ जो इस वक्त एक सुपर पावर के तौर पर है, वहाँ भी झगड़े होते हैं। और अगर आप जाएँ तो आपको रूसी डोमा में भी इस तरह के इख्तलाफात मिलेंगे, फ्रांस की पार्लियामेंट में इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, हमने दुनिया के और ममालिक में भी इस तरह की चीज़ें देखी हैं। जापान में तो बाकायदा इसी तरह की चीज़ें होती हैं, बल्कि मार पिटाई भी होती है। खैर, लेकिन ये शुरू हो चुका है ऐवान। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐवान की कार्रवाई शुरू हो गई है, इंतखाब हो गया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, और ऐवान ने अपने तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। खुशगवार रहा है, मैं समझता हूँ इस लिहाज से एक दो नाखुशगवार वाक़यात के से कता नज़र, लेकिन बुनियादी तौर पर यह हुआ कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ को पहले मौका मिला गुफ्तगू करने का, बातचीत की, और अपना उमर अयूब ख़ान साहब ने बात की और उसके अलावा गौर ख़ान साहब ने बात की, बाद में और दीगर जमातों के लोगों ने भी गुफ्तगू की। लेकिन ये कि स्पेस मिला है और ये स्पेस मेरे ख़्याल में आइंदा भी मिलता रहेगा, अपोजिशन को भी मिलेगा। बात यह है कि ये एक डिबेटिंग फोरम के तौर पर ना लिया जाना चाहिए, इसको मसाइल के हल के लिए और कानून साजी के लिए एक अहम इदारे के तौर पर लेना चाहिए। पाकिस्तान इसी तरह से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, यकीनी तौर पे पाकिस्तान इसी तरह से आगे बढ़ेगा और सबकी उम्मीद भी यही है। लाहौरी साहब, लेकिन इस वक्त डॉक्टर फिजा खान इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं।
फिजा, आप क्या समझती हैं, नया ऐवान है, अब तमाम तर असम्बली की कार्रवाई को भी आगे बढ़ना है, लेकिन इसको भी यकीनी तौर पे आप भूल नहीं सकते कि जो सियासी जमातों के शदीद आपसी इख्तलाफात हैं, उस तमाम तर चीज़ों को लेते हुए आप कैसे फिर आगे बढ़ता देख रहे हैं? आगे जैसे बढ़ता देख रहे, मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। पार्लिमान एक मुकद्दस ऐवान है और मुकद्दस ऐवान इसको इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर आपके, हमारे, पूरी कौम के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, वहाँ पे कानून साजी होती है। अवाम इन पर एतमाद करते हैं, इन पर एतबार करते हैं, इनको अपना फेस समझ के पार्लियामेंट में भेजते हैं मुंतखब करके, ताकि ये अवाम के मसाइल वहाँ पे हल कर सकें। अवाम के टैक्स के पैसों के इजलास होते हैं जो कि शोर शराबों की नज़र हो जाते हैं, कोई नाराज़ हो जाता है, कोई वॉकआउट करके चला जाता है। अब तो अल्लाह माफ़ करे किस किस्म की चीज़ें वहाँ पर हो रही कि जूते तक उछाले जा रहे होते हैं। आपने कहा कि कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह बेहतर होगा, तो मेरे ख्याल से नया ऐवान, जिस तरह नया एक पार्लियामेंट बन रहा है, तो इनको रवैये भी नए करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुराने रवैये और बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू, ज़ातियात पर हमले, इसकी टांग खींचना, उसके बारे में ये बात कर देना, इनको अपने रवैयों में लचक पैदा करने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम पार्टियों को मेरे ख्याल से लचक पैदा करने की बड़ी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो पीटीआई वाले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले कह लें कि ये लोग बहस किस बात पर करें, मुझे ये समझ नहीं आ रही। नंबर इनका पूरा नहीं है, 100 बंदे इनके पास है नहीं, इत्तेहाद इन्होंने किसी के साथ करना नहीं है, शक्ल इनको किसी की पसंद नहीं है, किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जल्दी जल्दी, टाइम की भी कमी है। एक बंदर को बादशाह बना दिया जाता है, जंगल में किसी जानवर का बच्चा गुम जाता है, तो वो बंदर के पास जाता है, तो वो कहता है कि बादशाह साहब मेरा बच्चा गुम गया, जरा ढूंढ दें। तो बादशाह सलामत निकल पड़ते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह पे छलांगे लगाते रहते हैं। शाम को जब जानवर आता है तो कहता है जी बच्चा मिल गया। तो बंदर ने कहा बच्चा तो मुझे नहीं मिला, लेकिन तुमने मेरी आनियां जानियां देखी हैं। अब इनका भी यही हिसाब है कि सुबह ये लोग अडियाला में होते हैं, दोपहर को ये लोग मायूसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शाम के टाइम पे ये टॉक शोज में बैठ के दूसरी सियासी जमातों के मुस्तकबिल की पेश गोइयां करते हैं। 24 घंटे जो ये हुकूमत साजी और फैसले जो करते हैं, अपनी जो उन्होंने पार्लियामेंट बनाई हुई है सोशल मीडिया पे, वहां पर अवाम के जो सारे फैसले हैं, सारे मसाइल हैं, उनको अमली जामा भी बना देते हैं। 24 घंटे वो सिलसिला भी चलता रहता है, और एंड में अगर कुछ समझ नहीं आती तो IMF को खत लिख देते हैं, मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, फिर अपने जैसों में बैठ के बड़ी गर्दन ऊंची करके कहते हैं कि तुमने मेरी आनियां जानियां देखी हैं। बस यही चल रहा है। यकीनी तौर पे यही चल रहा है, और के भी सारी तमाम तर चीज़ें सामने हैं। लेकिन इस वक्त अगर कोई अहम चीज़ है, अगर कहीं पर रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो जैसे अभी डॉक्टर फिजा ने कहा कि अगर रिफॉर्म की ज़रूरत है तो अपनी सियासी जमातों को अपने रवैयों में और अपनी पॉलिटिक्स में रिफॉर्म की ज़रूरत है। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। एहतशाम साहब, इस पर क्या कहिएगा? जैसे डॉक्टर फिजा फरमा रही है कि अगर कहीं रिफॉर्म करनी है तो वाक़तन अब सियासी जमातों को अपने रवैयों में करनी है, क्योंकि अब नया ऐवान है, सारी चीज़ें हैं। आज कौमी असम्बली का दूसरा दिन था, अब असम्बली की कार्रवाई को भी तो फिर आगे बढ़ना है। देखिए, अच्छी बात यह है कि एक अरसे के बाद पाकिस्तान में एक जमहूरी और पार्लिमानी सफ़र जो है ना सही मानों में शुरू हो गया है। 2 दिन में, बावजूद इस बात के कि बहुत लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात की बातें हुई हैं, लेकिन सियासी अमल आपने देखा जो पार्लियामेंट में होता है वो रुका हुआ था, वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो इससे तवक्को तो हमें यही करनी चाहिए कि जी आगे चल के बजाय इसके कि आप तहरीकें चलाएँ और फैसले सड़कों पर करें और एहतजाजी सियासत की तरफ जाएँ। और आज मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया और उनको अंदाज़ा भी हो गया कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ कितनी होती है। अभी महमूद अचरजई साहब ने जो बातें की, इसी तरह से डोगर साहब ने बातें की, सख्त बातें की, पिन ड्रॉप साइलेंट थी, सुन रहे थे लोग, उनका नुक्ता नज़र लोग सुन रहे थे। अब मुझे बताएं, इससे बड़े फोरम पे ऐसी बातें कौन करने देता था उन्हें? वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी सुन रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। तो सवाल इस वक्त ये है कि ये अपने रवैये में तब्दीली लाने की बात होगी कि नहीं होगी। कहना तो यही है कि इनको सोचना पड़ेगा कि ये इस तरह का रवैया नुकसानदेह है, एहतजाज वाला। जैसे आपने देखा गंडापुर साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की है, वो तो लोग उसको इस तरह ही देख रहे हैं कि ये तसादम की पॉलिसी शायद इनकी जारी रहेगी। और शायद सर मुझे तो लग रहा था कि मुस्तफा कुरैशी साहब कोई फिल्म का सीन है, जी वो सीन वही बन रहा था। और बुनियादी सवाल कर रहे हैं कि जी क्या मफाहमत की सियासत खत्म हो गई है? मफाहमत की सियासत, हाँ, मफाहमत की सियासत कैसे चलेगी? क्योंकि इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं। आप देख लें, चाहे उनके क्लेम जो कुछ भी हैं PTI के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, लेकिन ये बेहतरीन फोरम यही है जहाँ से उनको आप कह सकते हैं कि कोई रिलीफ मिल सकता है। लगारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया की आप देख लें, जहाँ भी बड़ी बड़ी पार्लियामेंट है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट बरतानिया को कहते हैं। आपने देखा 3 साल में, 2.5 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गए। इसराइल को कहते हैं बड़ी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, बावजूद इसके कि वो जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे आप देख लें 3 साल में 4 इलेक्शन वहाँ पे हो गए हैं।
तो ये तो चलता रहता है सिलसिला। आप फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन बनती रहती है। देखना ये होता है कि निज़ाम मुल्क का चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब बदलते हुए हालात में हमारी जो इस वक्त मसाइल और मुश्किलात है ना, उनकी तरफ माजरत के साथ लोग नहीं देख रहे। आप मैं तो शायद देख रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं। अल्लाह करे, एक तरफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बातें हो रही हैं, उधर से 52 लोगों ने, आपने देखा अमेरिका की कांग्रेस ने जो बाइडन को ख़त लिखा है पाकिस्तान के बारे में, वो अच्छा नहीं है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन वो कह रही है कि जी हम आपका GSP स्टेटस वापस भी ले सकते हैं, ह्यूमन राइट बला बला बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, सब तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इस अंदाज में कि इस निज़ाम को चलाया जाए, मुझे चलाया जाएगा। और मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें आगे चल के जो रिलीफ देने वाली बात है वो अगर उस मिल सकता निज़ाम है को PTI आगे को। बढ़ाना है और चलाना है तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आके अब पाकिस्तान के मफाद में इस पर बात करें। इस तमाम सूरत हाल पे अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, इस वक्त फिलवक्त जो हम बात कर रहे हैं, जो पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, हम सब जानते हैं कि कौमी असम्बली का आज दूसरा दिन था, सारी कार्रवाई हुई, सब कुछ हुआ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। लेकिन अब जो अहम अमर है, जो अहम चीज़ है, हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनके आपसी इख्तलाफात हैं और किस हद तक संगीन इख्तलाफात हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो कौमी असम्बली की कार्रवाई है वो किस हद तक अब स्मूथ वे में फिर चलेगी। अली साहब सुन रहे हैं आप? गालिबन अली साहब की आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल, गालिबन अली साहब को आवाज़ नहीं आ रही है। अली आफ्ताब, आपसे राब्ता भी बहाल करेंगे, लेकिन इस वक्त एहतशाम साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा कि यकीनी तौर पर अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि तमाम तर सियासी जो जमातें हैं वो इख्तलाफात अब पीछे छोड़ के एक पेज पर आए। ये रोज़ाना की बुनियाद पे सब लोग कहने की हद तक तो ये बातें गौर कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये बहुत बड़ा एक टेस्ट है सियासी जमातों का। और ये जो बार बार कहा जाता है कि जी किसी और तरफ से इशारा होता है तो सियासत बदल जाती है, तो ये काम फिर सियासी जमातों का ही। दो बड़ी सियासी जमातों ने माजी में 2006 में मिसाक जमहूरियत करके एक मिसाल कायम की थी। दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी PMLN ने 52 भी ख़त्म की थी सदर के इख्तियारात कि जी जब चाहे असम्बली को तोड़ दिया जाए। तो माजी में बहुत सारे काम अच्छे हुए। 15वीं तरमीम, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कहीं जगह कुछ गलत भी है जिसमें नज़रसानी भी हो सकती है, वो इन्होंने करवाया था। एक ग्रेटर एटोनॉमी सूबों को मिली थी, बहुत बड़ी बात है। तो पीपल्स पार्टी PMLN दो बड़े एक्टिव प्लेयर हैं, वो अगर ये मिल के कर सकते हैं तो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाना चाहिए था, जिसके बारे में आपने देखा बार बार इनको कहा गया, हुकूमत ने भी कहा, उस वक्त दार साहब भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने कहा PTI ने नहीं करके देना। तो सवाल यह है कि भाई कहीं से तो नई शुरुआत होगी ना। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, सारे लोग कहते हैं पहाड़ जैसे मसाइल खड़े हुए हैं। अभी देखें ना, $27 बिलियन इस साल वापस आपने करना है, कैसे वापस करेंगे? अगले 3 सालों में $71 बिलियन वापस करना है, कैसे करना है? टोटल मिला के $10 बिलियन हमें मिलते हैं जो रेमिटेंस की मद में आते हैं। आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन इस वक्त अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अली, इस वक्त जो सिचुएशन पर बात हो रही है, हम सब जानते हैं कि कौमी असम्बली का आज दूसरा दिन है, लेकिन सियासी जमातों के जो इख्तलाफात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पे असम्बली की कार्रवाई, तमाम तर चीज़ें अब आगे कैसी बढ़ती देख रहे हैं? देखिए, गुमान तो अच्छा ही रखना चाहिए। हमें अच्छे इशारे भी मिले हैं और ख़राब इशारे भी मिले हैं। अच्छा इशारा जैसे कि मरवत साहब, हालांकि उनके बारे में कोई मशहूर भी नहीं है कि ही इज़ अ वेरी कोई शार्प माइंडेड गाय, पर उनका ये बयान आया है कि हमारी जो दो सबसे बड़ी गलतियां थीं, वो एक था कि VONC के बाद हमने पार्लियामेंट छोड़ दिया, और दूसरा जो हमने पंजाब हुकूमत ख़ुद गिरा दी अपनी। सो अगर हम ये ना करते तो शायद 9 मई भी ना होता और शायद हम आज इस हालत में भी ना होते। सो ये एक खुशाइन बात है जो उन्होंने की है। दूसरी तरफ जो एक इशारा मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगा वो था कि CM जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब बन गए हैं, उन बहुत मुबारक हो उनको। लेकिन जिस तरह से वो नेशनल असम्बली में कहा गया, जिस तरह से पंजाब असम्बली में कहा गया PTI की तरफ से कि जी हाँ जीते तो हम थे, इखलाकी फ़तह तो हमारी हुई है, ये तो आप वैसे ही आके बैठ गए हैं। इसी तरह में अगर आप सिर्फ ठंडे दिल से PTI के पर्सपेक्टिव से सोचें तो शायद KP में भी अगर उनकी इखलाकी फ़तह होती तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता।
अब बुनियादी बात यह है कि जिस तरह के पहाड़ से चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के, उनको जो सामना करना है उसमें जाहिर है कि अभी जो भी सख्त फैसले होंगे, जो भी मुश्किलात में से गुजरेगी, वो रूलिंग पार्टी गुजरेगी। पीटीआई तो उसमें लोगों के दिलों में घर करने का ये मज़ीद मौका है, लेकिन केपी एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, उससे वो जान नहीं छुड़वा सकते। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद जब भी इलेक्शन होने हैं नए, तो उसका उन्होंने जवाब दे होना है। जब पूरा मुल्क ये कहेगा कि जी वहाँ पे तो अभी तक मामला ठीक नहीं हुए, तो कैसे जवाब देंगे। सो बुनियादी बात ये है कि सीएम साहब जो थे, उनकी जो तकरीर जो थी वो उसमें कोई इकॉनमी के ऊपर बात नहीं थी, वो यही था कि हमारे साथ ये ज्यादतियाँ हुई हैं और हमने ऐसे बदला लेना है। एक बिल्कुल छोटी सी जो चीज़ है ना, ये जो बार बार कहते हैं कि जी दबंग हमें बंदा चाहिए था, वहाँ पे दबंग बंदा चाहिए था। देखें, आप इनसे भी ज़्यादा दबंग बंदा लगाते पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन करने के लिए, आप एनए में लगाते इनसे भी ज़्यादा दबंग बंदा ऑपोजिशन करने के लिए। वहाँ पे तो हुकूमत आ गई है, वहाँ पे दबंग नहीं, वहाँ पे मेरी नज़र में तो थोड़ा सा एक ऐसा बंदा चाहिए जो गवर्न कर सके, जिसके पास कोई क्रिएटिव सोल्यूशंस हों, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई बहुत सादे से सोल्यूशन से हल होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही नज़र आती इस वक्त एक लीडर की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर पर भारी अक्सरियत से वो खैबर पख्तूनख्वा के 22वें कायदे-ए-बान मुंतखब तो हो चुके हैं, लेकिन सिंध और पंजाब के वज़ीर आला के बरक्स अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद पहले ही खिताब में, अब ये अफसोसनाक है, अब ये सुनिएगा, पहले ही खिताब में अवामी मसाइल के हल की नहीं बल्कि अपनी क़यादत को बचाने की बात की है। डॉक्टर फिज़ा हमारे साथ इस पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा फिज़ा, क्या समझती हैं, पहला ही खिताब है आपका और आप उस पर सूबे के मसाइल हल करने के बजाय, अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय आप वही अपनी जो सियासी वाबस्तगी है वही शो कर रहे हैं? तो आप अली अमीन गंडापुर से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप समेत, मुझ समेत, हम 5 लोग हैं, जितने नाजरीन भी सुन रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? अली अमीन गंडापुर साहब किस किस्म का किरदार है, किस किस्म का कैरेक्टर है, उनसे ये उम्मीदें की जा रही थी। जब से उनका नाम सामने आया था, मुझे याद है हम लास्ट प्रोग्राम में भी शायद डिस्कस करते कि अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला बनेंगे KPK के, तो हम फिर समझ नहीं आ रही थी कि इस खबर पर नोहा पड़ा जाए, क्या किया जाए कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले दिन जब आते हैं बतौर वजीर आला KPK असम्बली पे खिताब करते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे लगारी साहब पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने, बहुत ज्यादा आपने भी देखी होंगी, तो वो मुस्तफा कुरैशी साहब का कैरेक्टर होता था, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि थिएटर का पर्दा हटता है और कोई नूरी नथ टाइप कैरेक्टर गंडासा उठाकर आ जाता है और वो बताता है कि मैं दड़ियां लगाता है सरेआम खुलेआम, और बताते हैं कि मैं किसी को नहीं छड़ना, साथ ही कहता साडा हक ऐथे रख। कौन सा हक में वज़ीर आला तो बन गए, और कितना हक, आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं आगे? फिर दूसरी बात है कि अब ये मेरे ख्याल से ये ऑन अ लाइटर नोट आपको शायद लगे, लेकिन ये बड़ी संजीदा बातें मैं करने जा रही हूँ। विफाक की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी एडिशनल हो गई है, एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। शहबाज शरीफ साहब को जब बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा ना, एक चैलेंज जब शहबाज शरीफ साहब और लिख लें कि उन्होंने हर वक्त नजर रखनी है KPK में कि KPK के जो वजीर आला साहब हैं इस टाइम पे किस मूड में हैं, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि पता चले कि लाओ लश्कर समेत काफिला लेकर किसी जलसे की सूरत में वो इस्लामाबाद की तरफ, शहर इक़्तिदार की तरफ आ रहे हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। तो ऐसे एडवेंचर्स वो कर सकते हैं आगे जाके, जो कि यकीनी तौर पर इसका मुतहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता। हमें इस्तेकाम चाहिए, सियासी इस्तेकाम की क्यों बात करते थे, सियासी इस्तेकाम आएगा तो सियासी इस्तेकाम तभी आएगा जब हम इस चीज को सीरियसली सोचेंगे। साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा ने जब वजीर आला के तौर पर, देखिए जब वजीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा बनी तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया। हम जेस्चर्स ही देखते हैं ना कि कोई कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप किस तरह एक्ट करे। बिल्कुल फिजा, जैसे आप मरियम की बात कर रही हैं तो उनके तो हम देर से देख रहे हैं कि वो काम करती हैं अपने सूबे के लिए, वाज़ेह तौर पर दिखाई देती हैं, लेकिन फिजा साथ ही रहिएगा इस बात को। ऐसा ही है, अगर मरियम की बात है तो मरियम तो यकीनी तौर पे जिस तरह से काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन लगारी साहब आप समझते हैं कि आज इस वक्त अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपने मनसब का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा, जिस तरह से उन्होंने एक इमोशनल तकरीर की और सूबे के अवाम की तो वो क्या ही बात करते, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बात की है अपनी सियासी वाबस्तगी वाज़ेह शो कर रहे थे। मेरे ख्याल में वो अब भी अपने आप का अपोजिशन का ही कोई लीडर समझ रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के और उन्हें मुंतखब किया जा चुका है और वो सब करने की पोजीशन में है। अब ऐसा लगता था कि जैसे दरख्वास्त पेश कर रही हूँ या वो एक ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रहा हूँ। मुझे तो लगता था कि वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रहे थे IG खैबर पख्तूनख्वा के सामने कि जनाब ये हमारे मुतालबात हैं, इन पर हमदर्दाना गौर किया जाए, वरना फिर हम तो साडा हक कितने रख।
तो इस तरह की गुफ्तगू वो फरमा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए। जिस तरह से पंजाब की जवाबदेही जो है अब PMLN की है और सिंध और बलूचिस्तान जो है उस पर पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी आ गई है, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI या बानी PTI के नामजद लोगों पर है। और अब वो बच्चों वाला खेल नहीं चलेगा। हम ये कर नहीं सकते हैं कि जनाब ये जो है हम खेल खेल में चीज़ें खेल रहे हों। ये सीरियस तकादा करता है, आपसे संजीदगी तकादा करता है कि आप गवर्नेंस को बेहतर बनाएं और आप बताएं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। आप ख़ुद बताएं कि रूल ऑफ लॉ क्या। ऐसा नहीं है कि आप कानून से मावरा हैं और आप सबको कानून को ताबे करना चाहते हैं। पहले आपको ख़ुद कानून के ताबे होना पड़ेगा, फिर आप दूसरों को कानून के ताबे करेंगे। अगर आप जो है टांक और डरा इस्माइल ख़ान के बाज़ार में चलने वाले दोस्त की तरह कि जनाब वो मैं अब देख लेता हूँ, अपने ख़ास सराइकी अंदाज में जिस तरह से वो लहजे में बात करते हैं, तो अब उन्हें एक और लहजा अपनाना होगा जो न्याज़मंदी का होगा और वो भी सराइकी लोगों का है। एक इंतहाई एहतियात से, इंतहाई मोहब्बत से आगे बढ़ने का होगा। अब इन सूबों को झींगा मुश्ती की, नूरी नत बनने की, मौला जट बनने की ज़रूरत नहीं है। अब सबको डिलीवर करना है और आगे बढ़ना है इस मुल्क के लिए। देखें, मईशत जो है वो सब सूबों की है और मुल्क की है। अगर मईशत में कमज़ोरी रहेगी तो सब जिम्मेदार होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि जनाब मैं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं था और मैं तो वज़ीर-ए-आला नहीं था। सब लोग जिम्मेदार होंगे और पूरी पार्लियामेंट इसको फेस भी करेगी और उसको देखे भी, और सब अपनी जिम्मेदारी को सबको पूरी करनी होगी। बिल्कुल, यकीनी तौर पे सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। अगर जमहूरियत का जहां सवाल आ जाता है तो वहां पर बात ही ख़त्म हो जाती है। इस वक्त इस्तेमाल पे बातों को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज का खिताब जो कि काफ़ी ज़्यादा जज्बाती भी रहा, लेकिन उसमें क्या कुछ बड़े फ्लॉज देखने में उस पर बात होगी। लेकिन इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि बतौर चीफ मिनिस्टर अली अमीन का पहले खिताब को इस वक्त क्या उनका खिताब इसी तरह का होना चाहिए था जिस तरह उन्होंने एक सियासी वाबस्तगी शो की है। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा जिस तरह से आज का खिताब हुआ है, बजाय कि वो सूबे के अवाम की बात करते, उनके मसाइल के हल की बात करते, उन्होंने एक फुल फ्लैश सियासी तकरीर की है। देखिए गौर, जब आप ओपोजिशन में होते हैं तो आपको सियासी अय्याशी करने की इजाज़त होती है, इस सेंस में कि आप जिसको मर्जी चाहें रगड़ दें, जो मर्जी झूठा सच्चा बयान दें, आप तसादम की तरफ जाएं, ललकारें। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे ही है कि स्कूल का सबसे शरारती बच्चा, उसको मॉनिटर बना देना, ही स्टार्ट्स बिहेविंग कि नहीं भी अब जिम्मेदारी होगी। देखिए मैं तो इस तरह देखता हूँ इसको कि भाई चलें, आप तसादम की तरफ जा रहे हैं, आप लड़ाई करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप देख लें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अगर सेंटर के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहते तो मसाइल पैदा होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो उनका BRT मंसूबा है वो 800 से 1000 अरब रुपये का उनका कर्जा है। 64 अरब रुपया जो है ना उसका मद में जा रहा है हर साल, वो आप कहाँ से देंगे। फिर यह है कि आप कहते हैं कि जी हम हर सूरत में अपनी बिजली की रॉयल्टी लेंगे। और भाई 3.5 साल तो आपका लीडर रहा, बल्कि 10 साल से आपकी हुकूमत है, उनसे तो आप ले नहीं सके थे अपनी हुकूमत में, अब आप कहते हैं इनसे लेंगे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भी अगर अच्छे आप ताल्लुकात रखेंगे, वो कहते हैं ना बेतरतीबी में एक तरतीब होती है। आप भले लड़ाई सियासी लड़ें लेकिन अपना नुकसान ना करें। यही नुकसान करते करते आपने देखना बानी PTI ने क्या किया, 3.5 साल लड़ाई लड़ी और हर किसी के साथ उन्होंने यही किया और सारा वक्त अपना सियासी लड़ाई में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही। मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। गारी साहब आप भी हैं, एहतशाम साहब, अली भी देख रहे हैं। अच्छा, ये अभी से जो बातें हो रही हैं, जो गो के बातें बड़ी मायूस कुन है, अभी से नहीं होनी चाहिए कि कितने देर चलेगा, अब क्या होगा, क्योंकि सारी बातें हालात इस तरह के, सूरत हाल, बॉडी लैंग्वेज, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये देख रही थी कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब वही जो बॉडी लैंग्वेज का वो आज दिखा चुके हैं, अगर आज कहते किसी तरह की हरकत करते तो अभी से ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं, फिर आगे जाके ये ना तो गवर्नर राज लग गए सूबे में। मैं यही कहना, मैं इसी तरफ आने वाला था कि जब आप बहुत ज्यादा अपनी तरफ से जिसको कहते हैं नूरी नाथ बनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। हाँ। और फिर यह है कि अल्टीमेटली फिर तंग आके गवर्नर रूल लगने का चांस हो सकता है, मतलब चांसेस हो सकते हैं अगर ये ना वो भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अब सवाल इस वक्त ये है कि भी सियासी अमल शुरू हो चुका है,
अब सारी अब देखिए सियासी अपना सूबों में इलेक्शन हो गए हैं, पार्लियामेंट वजूद में आ गई है, चारों सूबाई असम्बलियाँ, 10 तारीख को सदर का इलेक्शन होने जा रहा है, तो एवरीथिंग इन प्लेस। अब आपको चाहिए कि भाई अब सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तो आपके सूबे में जो इस वक्त मुश्किलात थी, ड्रग्स का बड़ा सीरियस इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके यहाँ बहुत सीरियस है, तालीम हेल्थ का बड़ा मसला है, आप वहाँ आपको देखें आपने क्या करना है। मरियम नवाज साहब आप इख्तलाफ करें, जो भी करें, डिलीवर करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन कम से कम उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा है। आपने देखा कि जी प्रायोरिटीज अपनी बताई, इनको चाहिए था अपनी प्रायोरिटीज बताते हैं। इस वक्त चूंकि वक्त की जरा कमी है, एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। अली आफ्ताब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा जानते हैं। अली आफ्ताब साहब, इस वक्त यकीनी तौर पे आपको लगता है कि अब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के आज के खिताब को सब जानते हैं कि आपकी एक सियासी एसोसिएशन किसी ना किसी जमात से ज़रूर होती है, लेकिन अपने मनसब का आप यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं ख्याल रखते हैं? जी देखिए, फिर वही बात है कि ये हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग वहाँ पे रहने वाले नहीं हैं। असल मसला तो ये है वहाँ के रहने वालों के लिए कि जिन्होंने उनको मुंतखब किया, अब वो ये सोच रहे हैं कि यार ये आए हैं हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए या ये आए हैं पॉलिटिकल स्कोर जो है इवन करने के लिए। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपको याद होगा पिछले टेन्योर में चौधरी निसार अली खान साहब इलेक्शन जीते और उन्होंने ओथ ही नहीं लिया। ठीक है, तो अब बात तो वही होगी कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कितनी अजीब सी बात है कि यार हमने आपको जितवाया था और बजाय इसके कि आप ओथ लेते, आप हमारे मफाद के लिए लड़ते, आप कोई वहाँ से फंड जनरेट करते, आपको यहाँ पे आके लगाते, आपने ओथ ही नहीं लिया। इसी तरह अगर ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे तो वहाँ पे जो इनका काम है वो कौन करेगा। दूसरी चीज़ ये जो गवर्नर राज वाली बात है ना, गवर्नर राज तो मेरे ख्याल में अगर लग गया तो पीटीआई, वही बात है, पीटीआई के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा, वो लुटियाँ डालेंगे। उसकी वजह ये है कि वो जिम्मेदारी उनसे तोशपोश हो जाएगी, फिर बाकी जिन पे जिम्मेदारी है उन्हीं पे ये भी पड़ जाएगी। इस वक्त हालात पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक 2.1 मिलियन टैक्स फाइलर्स, ये नहीं कि ऐड हो गए हैं टैक्स फाइलर्स, 2.1 मिलियन जो टैक्स फाइलर्स थे वो टैक्स नेट छोड़ के चले गए हैं। इसके अलावा मैं आपको हालात बताता हूं कि 681 बिलियन इन फरवरी आपकी टैक्स कलेक्शन एफबीआर की हुई है, जो कि 33 बिलियन कम है टारगेट से। सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये अब्दुल रहमान साहब के स्टैट्स हैं। अच्छा, आईएमएफ के साथ आपका अग्रीमेंट है, ये तीसरा भी ऐसे ही होगा। तो आपकी टेक्सटाइल और शुगर की प्रोडक्ट्स जो रिटेल आउटलेट्स पे सेल हो रही है 12.5 से 15%, वो 18 पे जा रही हैं। आपके हालात किधर जा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। बिजली, गैस, कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। यकीनी तौर पे इस तमाम तर चीज़ों पे बात होगी, लेकिन इस वक्त अली साहब आपकी टेक इस पर। बुनियादी बात यह है कि हमें सही, अब पीटीआई की भी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि अब उनको सोचना होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अली साहब आपका इस पर टेक ज़रूर आ गया है। पीटीआई के ख़त के ज़रिए अगर बात करें तो पीटीआई के ख़त के ज़रिए मुल्की मामलात में आईएमएफ मुदाखलत की खुलेआम दावत है। इंतहाई शर्मनाक हरकत और मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। यकीनी तौर पे इससे बड़ी कोई मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती, जब हम सब जानते हैं कि मुल्क इस वक्त एक ऐसी कगार पर खड़ा है जबकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त आईएमएफ की। और ऐसे में एक सियासी जमात अगर ख़त लिख दे और ख़त में कहे कि नहीं जी आप सोचें और सोच समझ के आपने जो है फ़ैसला करना है और तमाम तर चीज़ें होनी है, तो एक बड़ा शर्मनाक अमल है। इस वक्त 2 हफ्तों के अंदर कौमी सूबाई असम्बलियों की अगर बात करें नाज़रीन, तो 30% नशिस्तों के इंतखाबी ऑडिट को यकीनी बनाने के लिए ख़त के मुताबिक आईएमएफ और पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत नाफिज करे। ये पहला मौका नहीं है जबकि इस जमात ने आईएमएफ माहदे को सबोताज करने की कोशिश की हो। आपको बताएं कि अगस्त 2022 की बात करें, 2022 में भी यही कुछ हुआ है। इसी जमात के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ऑडियो लीक हुई थी कि वो आईएमएफ के माहदे की तकमील नहीं कर सकते। अब तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये है कि अगर पीटीआई के ख़त का असर आईएमएफ प्रोग्राम पर वाकई पड़ता है, मुल्क की मईशत मज़ीद कमज़ोर होगी। आप फिज़ा इस पर क्या कहेंगी? अगर वाकई आईएमएफ को जो ख़त लिखा गया है एक
एक बहुत ही पेटी हरकत की गई है एक सियासी जमात की जानिब से। अगर मुल्क की मईशत पर असरात पड़ते हैं तो वह क्या होगा? देखिए, मईशत पर असरात तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि IMF जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट के साथ डील करता है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं करता है। तो हुकूमत के साथ IMF के जो मामलात हैं, मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह तय पा जाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो 2013 से 18 में जब नून लीग का दौर था, तो IMF के साथ जो प्रोग्राम था बड़ा कामयाब गया था। इसाक डार साहब थे और IMF ने बड़ी तारीफ भी की थी कि जो फैसले किए गए बेहतरीन, मतलब बड़े अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को लेकर चला गया और आवाम को भी रिलीफ मिला। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आवाम चाहती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम को सस्ती अशिया आवाम की दस्तरस में हो, महंगाई इस तरह ना हो जिस तरह है। और उसके बाद फिर हमने देखा 2018 में PTI की हुकूमत आती, तो आती सबसे पहले पंगा कर लिया IMF के साथ। IMF को ये लोग मानते ही नहीं थे। फिर IMF से पंगा करने के बाद IMF को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि हमने तो वहां जाना ही नहीं है। फिर जाना भी पड़ा, जिसके लिए आपको याद होगा ओपनिंग जो बैट्समैन है उसको तब्दील करना पड़ा, जिसको मईशत का दिमाग कहा जाता था उस बंदे को। फिर वहां पे जाना भी पड़ा। उसके बाद फिर जो आगे जो मामला खराब हुए, आगे जो मामला खराब हुए, उसके बाद फिर मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े। और उसके बाद जब ये इनकी हुकूमत जारी थी, फिर भी आपको याद होंगे इनके ब्लंडर्स इस चीज को लेकर। दूसरी फिर हुकूमत आई, फिर जारी बात है मुश्किल फैसले वो आगे चलते चले गए। अब ऐसे हालात में खत लिख देना सीधी सीधी मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है। और सीधी सी बात है, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जिसने खत लिखा, मेरे ख्याल से एक और भी जरा खबर आप देख लें कि इसको केसेस का सामना करना पड़ेगा। ये एक छोटी हरकत नहीं की गई, बहुत बड़ा ये मामला है। आप मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या मुल्क दुश्मनी निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको इक़्तिदार की कुर्सी नहीं मिली है, और आप कह रहे हैं कि जब हम मुल्क को खुदा ना खासा हम डिफॉल्ट करवा देंगे। इस तरह की आपने हरकत कर ली। अच्छा, मेरा एक सवाल है इस पार्टी से, इस पार्टी के बानी से, खत लिखने वाले से, इनके सपोर्टर से, इनके फॉलोअर से, कि खुदा ना खास्ता आप जो चाहते हैं, जो सोचकर आपने खत लिखा, सबको पता है कि आप क्या चाहते थे, अगर ऐसा हो जाता तो किसके ऊपर असर पड़ेगा? कौन उससे ज्यादा अफेक्ट होगा? मुतासिरीन में कौन शामिल होगा? जिन सियासी मुखालिफिन के साथ आपकी लड़ाई है, जिस शराफिया के साथ आपकी लड़ाई है, वो तो अफोर्ड कर लेंगे। 500 रुपए लीटर पेट्रोल 600 हो जाए, महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो पाउंड्स में और डॉलर्स में अपनी लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकता है, वो महंगाई को भी अफोर्ड कर लेगा। मुश्किल फैसले जो होते हैं वो मुश्किल में डालते हैं अवाम को। मिडिल क्लास तबका जो है वो पिसता है। यहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही होती है, और आप चाह रहे हैं कि उनके मुंह में जो 2 नवाले हैं वो भी छीन लिए जाए, सिर्फ इसलिए कि आपको कुर्सी नहीं मिली। वही सूरत हाल है के लिए मुल्क की आवाम है, वो आवाम उसको पागल बनाते रहे कहकर कि मैं अपने बच्चे छोड़ के आप लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ, तो उस आवाम पर रहम करें जिनके लिए आप झूठ का मंजर चूरन बेचते रहे कि मैं अपने बच्चे छोड़ के आप लोगों के लिए बैठा रहा हूँ, कुर्सी के लिए बैठे रहे ना। मजे की बात देखिए, मजे की बात ये है कि जो आवाम का जो एक इल्यूजन है तहरीक इंसाफ का, जो एक पट्टी बंधी है वो पक्की बंधी हुई है। नहीं, ये पट्टी काफी लोगों की खुलनी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि पट्टी खुल जानी चाहिए। फिर एक बात याद रखिएगा, जो आपका वोटर होता है अक्सर तनकीद आप पर वो कर रहा होता है जिसने किसी जमाने में आपको सपोर्ट भी किया होता है, आपको वोट भी दिया होता है। और जो असल वोटर होता है, जो किसी विजन के पीछे जाते हैं ना, वोटर जो होता है दिखाए जाते हैं, मुल्क के लिए कर दूंगा, लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो वही वोटर आपका सबसे बड़ा नाकिद बन जाता है, तनकीद करता है, आपसे सवाल पूछता है। बिल्कुल वही वोटर। फिजा, आपका टेक आ गया है। अली आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, इस वक्त आप सब जानते हैं, हमसे जानते हैं कि PTI की जानिब से ख़त लिखा गया है, IMF को वो ख़त लिखा गया है और उसमें ये शो किया गया है कि जी यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं, जमहूरियत ख़तरे में है। आप वाकई समझते हैं कि बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी है? शहबाज शरीफ साहब ने भी कल उन्होंने फरमाया कि साइफर के बाद अगर बानी PTI ने कोई एक बड़ी ये हरकत की है तो वो ये इस वक्त ख़त वाली कर दी गई है। देखिए, इसमें जो कम से कम एक अच्छी बात है वो तो ये है कि IMF को इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा मामला जो है उनके साथ ठीक चलता रहेगा, और खुदा न खास्ता उसमें कोई मसला कभी आया भी तो वो और चीज़ों की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा हैं आ सकता है, इसकी वजह से नहीं आ सकता। लेकिन बहरहाल ये नहीं करना चाहिए था। देखें, इस दफ़ा बड़ा वोट पड़ा है PTI को, लेकिन आप अगर टोटल टर्नआउट देखें तो टोटल टर्नआउट तो 48% ही था ना, मतलब पिछली दफ़ा से भी कम था। अच्छा, मतलब ज़ाहिर परसेंटेज में शायद नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ गए हों। बुनियादी बात यह है कि वो जो हम सोच रहे थे कि वो जो यंग क्राउड है जो निकलेगा वो नहीं निकल सका, और वो चाहे खौफ से नहीं निकला या किसी भी और वजह से, सुस्ती से नहीं निकला, वॉटेवर। सो फिर भी इतना वोट PTI को पड़ा, तो शायद इसका एक और मतलब ये है कि वो जो वोटर PMLN का था वो उसने भी PTI को वोट दे दिया। अच्छा, होता क्या है कि जो बहुत कोर PTI का वोटर है वो PTI कुछ भी कर ले वो शायद उसी का रहेगा, जिस तरह आपने फरमाया, जो बहुत PMLN का है वो उसी का रहेगा। लेकिन बुनियादी बात होती है स्विंग वोट की,
ठीक है। सो वो शायद जिन PMLN वालों के जो ये सोचते थे कि यार जब मुश्किल टाइम था आप चले गए, अब जब हुक्मरानी की बारी आई है तो आप वापस आ गए हो, तो शायद वो PMLN के वोटर थे लेकिन उन्होंने वोट दूसरी तरफ डाल दिया। सो एक तो ये इस तरह की चीज़ें, ख़त लिखना, दूसरे मुल्कों पे लान तान करना, और फिर ये जो है कि ट्विटर पे बहुत ही और दीगर जगहों पे भी जहाँ पे हो सके बहुत ही गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, इससे होता ये है कि कोर वोटर तो शायद वहीं का वहीं रहे लेकिन स्विंग वोटर जो है ना वो स्विंग कर जाता है। सो बुनियादी बात यह है कि PTI को डायरेक्शन देनी चाहिए अपने सपोर्टर्स को, अपने लीडर्स को, और जो अपने उनके सबसे सुप्रीम लीडर हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमने स्विंग वोटर को रिटेन करना है, ना कि हम उनको भगा दें। बिल्कुल, स्विंग वोटर का जो किरदार है वो बड़ा आम है। लागारी साहब, आप इस पे क्या समझते हैं? जिस तरह से तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से IMF को ख़त लिखा गया है और ऐसे माहौल में IMF को ख़त लिखा गया है जहां हम सब जानते हैं कि माशी लिहाज से पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता। एक तो बहुत अफसोसनाक है कि आप मुल्क के दाखिली मामलात में किसी भी बैरूनी ताकत को आप कह रहे हैं कि आइए हमारे मामलात में मुदाखलत कीजिए। इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो ये कि वो मालियाती इदारा है, वो मालियाती मॉनिटरिंग का इदारा है, या मॉनिटरी जो आपकी सिस्टम होते है उसको देखता है वो। अच्छा, उसका क्या काम है सियासत से, उसका क्या काम है इलेक्शन से, उसका क्या काम है वो इंतखाबी मामलात को देखे? क्या दुनिया में यही एक काम रह गया IMF का कि वो आकर आपके इंतखाबी मॉनिटरिंग करे और आपके इंतखाब को देखे को ठीक हुए कि नहीं हुए हैं, और आपके इंतखाबात में धांधली हुई है कि नहीं हुई है, और आपके जो आकर वो कौन से फॉर्म है 45 को चेक करे, 47 को चेक करे। आपके पास ये काम रह गया है, ये काम रह गया है IMF का कि वो आपके ये काम करें। और फिर ये कि आपका टेप, दूसरा वाक़या है ये दूसरा बड़ा वाक़या है जो आपने एक काम जो किया था इससे पहले, जो शौकत तरीन साहब ने 2 अपने वज़राए ख़जाना को कहा था कि जनाब आप IMF को कहें कि हम इन तमाम चीज़ों के, अगर आपने इनको केस जारी कर दी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दोनों से कहा गया था कि आप जो है वो IMF को जवाब दे दें। फिर उसके बाद इन्होंने सख्त पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा करने की कोशिश की कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं अमेरिका के साथ। उन्होंने एक ख़त जेब से निकाला और लहराना शुरू कर दिया, और फिर आपको कहते हैं मेरे पास है भी नहीं है। उसके ऊपर एक बाकायदा केस भी चल चुका है, उनको कन्विक्शन भी हो चुकी है। ये तीसरा बड़ा मामला है। आप आलमी एक और मामला खड़ा कर रहे हैं को आलमी सतह पर कि जनाब आइए हमारे मुआशी जो प्रोग्राम है उसको आप रोक दीजिए उस वक्त तक के जब तक कि ये हमारे फुला मुतालबात पूरा नहीं कर दे। क्या मतलब है आपका? आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप इस मुल्क के मफाद को देखते हैं। मिल रही सब ये भी ऐड कर दें कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो मामला चलेंगे वरना नहीं चलेंगे, ये भी ऐड कर दें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है वो तो पाकिस्तान के साथ आप इस मुल्क के रहने वाले हैं, आप इस मुल्क के शहरी हैं, और आप सिर्फ अपनी अना के, आप पूरे मुल्क को अपनी अना की सूली पर टांगना चाहते हैं। आप अपनी खुद पसंदी, अना परस्ती और अपनी खुद पसंदी के ऊपर जो है पूरे मुल्क को कुर्बान करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप मुझे लेकर आएँ और मेरे लिए ही ये सारे के सारे दरवाजे खोल दें, सारे रुकावटें दूर कर दें। आइए आलमी इदारों मिल जाओ हमारे लिए, और आलमी इदारे आकर हमारी मदद करें और हमें आकर इस बहरान से निकालें। हम जो है वो बहुत बुरे तरीके से हार गए हैं, हमारी ये रिज़ल्ट आ गए, ये रिज़ल्ट हमारे नहीं थे, हमारे ऊपर बनाए गए हैं, आइए हमारी मदद कीजिए। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि आप दुनिया से देखें? जब मनमोहन सिंह चले गए और उनकी जगह पर आ गए थे मोदी, तो मोदी ने इंडिया को वहाँ से संभाला जहाँ से मनमोहन सिंह ने छोड़ा था। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन ने वहाँ से आकर अमेरिका को संभाला जहाँ पर अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा था। आप यही हुआ था कि जिन बुरे हालात में आपने पाकिस्तान को छोड़ा था, यहाँ से शहबाज शरीफ ने आकर उठाया था। अब आप चाहते हैं कि और बुरे हालात पैदा हों पाकिस्तान के और दुनिया एतबार करना छोड़ दे। बिल्कुल, और बुरे हालात लगारी साहब, और बुरे हालात की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी जग हसाई हो रही है। जग हसाई हो रही है कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन हुए हैं या फिर ये कोई मजाक हुआ है और ये सियासी जमात की जानिब से ये रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा? लागारी साहब की बातों से इत्तेफाक करेंगे कि बानी PTI अपनी पुरानी रविश नहीं छोड़ रहा है और अब IMF को ख़त लिखना? देखिए, बिल्कुल सही, सब लोग बातें कर रहे हैं। फिजा ने भी बात की, राना साहब ने भी कहा, और लगारी साहब तो हमारे साथ हैं, उन्होंने जिस अंदाज से बातें की हैं मेरा ख्याल आई ओपनर है।
लेकिन गौर इस सारे मामले को ज़रा इस तरह आप देखें, कहते हैं ना सियासत में उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस दिन बानी पीटीआई ने इशारा दिया था मैं ख़त लिखूंगा, अगले ही दिन नेक्स्ट डे IMF की डायरेक्टर से सवाल पूछा गया कि जी बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि जी आप सियासी मामले में मुदाखलत करें और ये करें, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको रिफ्यूट किया था। उन्होंने कहा था सवाल ही नहीं पैदा होता, IMF के काम नहीं है कि सियासी मामलों में मुदाखलत करना। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारे साथ जो माहदा है उस पर बराबर अमल कर रही है, पाकिस्तान को जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है और जो एनर्जी सेक्टर में करना है, रेवेन्यू सेक्टर में करना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, लिहाजा हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है जी हाँ, मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह तौर पे फिजा ये शटअप कॉल थी, उन्हें ये बयान देना ही नहीं चाहिए था, उसके बाद खत लिखना ही नहीं चाहिए था। बट एनीवे आपने लिख दिया। देखें ना, आपकी तारीफ तो यही है कि जब आप अपोजिशन में थे, याद नहीं है सब लोगों को किस तरह बिजली के बिल फाड़ दिए थे, आपने लोगों को कहा था कि टैक्स देना बंद कर दें। देखिए अपने छोटे छोटे पैटी मफादात के लिए सत्तंग नहीं जाते, आपके पार्टी के लोग हैं। जब आप छोड़ के जा रहे थे हुकूमत, आपने बिजली और गैस के रेट कम कर दिए थे और उसके बाद IMF के साथ प्रोग्राम हमारा ख़राब हो गया, तो शेख रशीद ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि बारूदी सुरंगें लगा के बानी पीटीआई चले गए। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था, नए सिरे से बात करनी पड़ी, इतने सख्त शराइत में करनी पड़ी कि जो पहले वायदा था उससे भी आगे जाना पड़ा। तो इस पर थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इफेक्ट कौन हुआ पाकिस्तान की पाकिस्तान। देखें इसके अलावा देखें जिस अंदाज से बात होती है हिंदुस्तान के साथ, कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होती तो इल्ज़ाम लग जाता थी पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर को भेज दिया। भाई सिर्फ छोटे छोटे पैटी मामलात के लिए अब मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी लाख गलतियां कर सकती है, नून कर सकती है, कोई सोच सकता है पीपल्स पार्टी PTI MQM फॉर दैट मैटर कोई भी कि वो पाकिस्तान को जनाब कश्मीर के मसले को भेज सकते हैं? लेकिन नहीं, बयानात फिर भी आते। तो ये है कि क्या ये दबाव बढ़ाने का तरीका ठीक है? अगला सवाल ये है कि जी क्या इससे आप अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। उसकी वजह है कि IMF को कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम, और इसको कहा जाता है कि IMF आपको देता है क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी, उसके बाद सारे इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके बाद बायलैटरल क्रेडिटर बैंक्स आपके साथ आ जाते हैं और आपकी इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाता है। और एक मुद्दत से नहीं चल पा रहा। अब उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद सारी चीजें ठीक होंगी, आप फिर उसी तसादुम की तरफ जा रहे हैं, वही रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इसलिए कि उनको सुन लेना चाहिए कि IMF ने जब कह दिया कि हमने मुदाखलत नहीं करनी, उसके बाद क्या रह गया? अब यही रह गया कि वहाँ जाके हेडक्वार्टर वाशिंगटन चले जाएं, वहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी सबकी इजाजत से, वहाँ पे अपना जाके उन पे ये गौर नजर एक चीज ऐड करना चाहूंगी सबकी इजाजत से कि यही बानी पीछे आए थे ना जो एब्सोल्युटली नॉट और पता नहीं क्या क्या मुदाखलत की बातें करते थे, फिर साइफर के हवाले से पूरी कहानी सबके सामने है। आज ये खुद एक IMF को कह रहे हैं कि आएं और अब मुदाखलत करें हमारे उस मामले में जो IMF का जिससे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ से इनकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इशूज की, वो भी जरा समझ लें कि कितनी को अंडरस्टैंडिंग है कि IMF का क्या लेना देना है आपके इलेक्शन के अमल से, और वो मतलब क्या उसको मुदाखलत का आप कह रहे हैं। जैसा कि अभी एहतशाम साहब ने कहा, उन्होंने शटअप कॉल दी, ये फिजा वही शटअप कॉल है उनकी तरफ से, उन्होंने तमाशाजार कर दिया हुकूमत पे। और अगर अब भी वो पट्टी जो अवाम की आंखों पे बांधी गई है एक सियासी जमात की जानिब से, अगर अब भी वो नहीं उतरती है, साइफर के बाद भी, IMF के खत लिखने के बाद भी, तो ये एक वाकई सोचने का मुकाम है और एक लंबी डिबेट है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारा पैनल मौजूद, नसीर लागारी कराची स्टूडियो से, एहतशामुल हक और डॉक्टर फिजा खान इस्लामाबाद स्टूडियो से, अली आफ्ताब हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद था। आपका बहुत शुक्रिया और मुझे न्यूज़ बंद से दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।